तो बात कुछ यूं है कि जेफरी एपिस्टीन, नाम तो सुना ही होगा। वो खुद तो चला गया, लेकिन अपने पीछे कुछ ऐसे जबरदस्त राज छोड़ गया है जो अब दुनिया भर के बड़े बड़े पावरफुल लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और हाँ, इसमें भारत का नाम भी शामिल है। ये एक मरे हुए अपराधी के वो सीक्रेट्स हैं जो अब एक एक करके फाइलों के रूप में बाहर आ रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि एक आदमी जो मर चुका है, उसकी पुरानी फाइलें दुनिया भर के लीडर्स के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे बन सकती हैं? मतलब कैसे? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इस पूरी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है जेफरी एप्स्टीन। और ये सिर्फ कोई आम क्रिमिनल नहीं था, नहीं, ये एक मास्टरमाइंड था। एक ऐसा शातिर खिलाड़ी जो पर्दे के पीछे से धागे खींचता था। एप्स्टीन की कहानी सच में किसी फिल्म से कम नहीं है। सोचिए, करियर की शुरुआत की एक स्कूल टीचर के तौर पर, फिर बड़े बड़े कनेक्शंस बनाए और सीधा फाइनेंस की दुनिया में एंट्री मार ली। सब ठीक चल रहा था, लेकिन 2006 में उस पर पहली बार सेक्सुअल अब्यूज के आरोप लगे। और फिर आया साल 2019, जुलाई में उसे सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी था। अगले ही महीने अगस्त 2019 में वो अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ मिला। ऑफिशियली कहा गया कि ये एक सुसाइड था। तो अब आते हैं उस चीज पर जिसकी वजह से ये सारा हंगामा मचा हुआ है, ये एप्स्टीन फाइल्स। आखिर ये हैं क्या? चलिए इस ब्लैक बॉक्स को खोलकर देखते हैं कि अंदर क्या छिपा है। देखिए, एप्स्टीन को पता था कि वो बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहा है, तो उसने एक तरह से अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बना रखी थी। वो करता क्या था, वो खुद को ही ऐसे ईमेल्स भेजता था जिसमें इंक्रिमिनेटिंग बातें होती थीं। अपनी सभी प्रॉपर्टीज पर उसने हिडन कैमरे लगा रखे थे। उसकी प्राइवेट फ्लाइट के सारे लॉग्स, यहाँ तक कि ब्लैक बॉक्स का डेटा भी वो सेव रखता था। और तो और हर एक कॉल का डिटेल्ड लॉग भी बनाता था। मतलब ये पूरा का पूरा ब्लैकमेल का एक जखीरा था, एक ऐसी तिजोरी जो उसे दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों पर कंट्रोल देती थी। और अब वही तिजोरी खुल गई है। हाल ही में अमेरिकी न्याय विभाग ने इन फाइलों के लाखों पन्ने पब्लिक कर दिए हैं। और बस इसी के बाद से पूरी दुनिया में एक भूचाल सा आ गया है। आप भारत वाले कनेक्शन पर आएं, उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इन फाइलों ने पूरी दुनिया को हिलाकर क्यों रख दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें कुछ बहुत बहुत बड़े इंटरनेशनल नाम शामिल हैं। एक उदाहरण देखते हैं बिल गेट्स का। एप्स्टीन के लिखे एक ईमेल में ये दावा किया गया है कि गेट्स के अफेयर्स थे, उन्हें एक एसटीडी हुआ था और उन्होंने अपनी पत्नी के लिए सीक्रेटली दवा मंगवाने में एप्स्टीन की मदद ली थी। अब देखिए, इस आरोप को और हवा तब मिली जब खुद मेलिंडा गेट्स ने पब्लिकली कहा कि बिल का एप्स्टीन के साथ जो रिश्ता था वो उनके 2021 के डिवोर्स की एक बड़ी वजह था। और गेट्स इस लिस्ट में अकेले नहीं हैं। इन फाइलों में ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू, फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट्स डोनाल्ड ट्रंप और जॉर्ज डब्ल्यू बुश जैसे नाम भी हैं। बात इतनी बढ़ गई थी कि यूके के एक पॉलिटिशियन लॉर्ड पीटर मैंडलसन को तो इस कनेक्शन की वजह से इस्तीफा तक देना पड़ा था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एप्स्टीन का नेटवर्क कितना फैला हुआ था। और अब हम आते हैं उस कनेक्शन पर जिसकी वजह से भारत में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। ये है प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े हुए आरोप। तो पहला दावा क्या है? 2017 का एक ईमेल है जिसमें एप्स्टीन लिखता है कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजरायल में नाचे और गाएं, और ये काम कर गया। ये बात पीएम मोदी की 2017 की इजरायल विजिट के बारे में कही गई है। और फिर एक दूसरा दावा सामने आता है। ये 2019 का एक ईमेल है और खास बात यह है कि ये पीएम मोदी के दूसरे शपथ ग्रहण समारोह से ठीक 10 दिन पहले का है। इसमें एप्स्टीन लिखता है, मोदी गुरुवार को मुझसे मिलने के लिए किसी को भेज रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये मीटिंग्स अरेंज कौन करवा रहा था? इसमें लीक हुए मैसेजेस में उद्योगपति अनिल अंबानी का नाम सामने आता है। आरोप ये है कि उन्होंने एप्स्टीन से कहा था कि वो भारत की लीडरशिप के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े बड़े अमेरिकी अधिकारियों के साथ मीटिंग्स अरेंज करवाए। अब जाहिर है, जब इतने बड़े आरोप सामने आए तो भारत में एक पॉलिटिकल टकराव की स्थिति बन गई है। एक तरफ है विपक्ष के सवाल और दूसरी तरफ है सरकार का ऑफिशियल जवाब। तो देखिए, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि पीएम मोदी ने एप्स्टीन से आखिर क्या सलाह ली थी? 2019 में वो कौन था जिसे एप्स्टीन से मिलने भेजा गया था? और एक प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफिशियल मीटिंग्स क्यों अरेंज कर रहा था?
वहीं दूसरी तरफ सरकार का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि ये सारे दावे एक दोषी अपराधी की बकवास और मनगढ़ंत बातें हैं और इन्हें पूरी तरह से अवमानना के साथ खारिज कर देना चाहिए। तो आखिर अब सिचुएशन क्या है? देखिए, अमेरिका ने तो साफ कर दिया है कि वो इन फाइलों के बेसिस पर कोई एक्शन नहीं लेने वाला है, लेकिन भारत में इस पर पॉलिटिकल डिबेट अभी भी जारी है। ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं कि जब दबे हुए राज इस तरह बाहर आते हैं, तो आखिरी कहानी लिखने का हक असल में किसे मिलता है? क्या ये हक सत्ता के पास होता है, सच के पास होता है, या फिर उसके पास जो अपनी कहानी को सबसे मजबूती से कह पाता है?